नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में किस किस की क्लास लगाने वाला हूं। जो काम करने से सब घबराए, योगी ने, सीएम योगी ने यूपी में वो काम कैसे शुरू कर दिया है। यूपी नतीजों के बाद सीएम योगी क्या मस्जिदें गिरवा रहे हैं जो आरोप लग रहा है, उसकी सच्चाई क्या है आज आपको दिखाऊंगा विस्तार से। कन्नौज से लेकर काशी तक योगी का बुलडोजर कहां कहां चलने वाला है और क्यों चलने वाला है। यूपी में फिर चुनाव होंगे, कहां कहां तैयारी शुरू हो गई है यह भी बताऊंगा। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, खालिस्तानियों के समर्थक कनाडा को भारत का ऐसा जवाब कि उसने सोचा ना होगा। खालिस्तानियों का साथ देते कनाडा, अमेरिका जैसे देशों से नरेंद्र मोदी इस कार्यकाल में कैसे निपटेंगे, यह भी प्रश्न, इसका चैप्टर भी लेकर आया हूं। कश्मीर में मोदी का वो काम जो दुनिया का 8वां अजूबा बताया जा रहा है। कश्मीर में वो हुआ या वो काम हुआ जिसने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है, आज इसका चैप्टर भी होगा। और फिर बात होगी सन की किम जोंग उन के घर क्यों पहुंचे हैं पुतिन, अमेरिका में हड़कंप क्यों मच गया है। 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे पुतिन के स्वागत की वो तस्वीरें जो हैरान कर देंगी, आज वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। सुबह के वक्त पहुंचे पीएम मोदी ने पहले नालंदा यूनिवर्सिटी की पुरानी धरोहर को करीब से देखा, इसके बाद नए कैंपस में बोधि वृक्ष लगाया और फिर नए कैंपस का उद्घाटन किया। पीएम ने कहा कि नालंदा भारत की परंपरा और पहचान का केंद्र था। आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 14 खरीफ फसलों पर एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत मौजूदा सीजन के लिए धान की एमएसपी को 117 रुपए बढ़ाकर 2300 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े 4 और अहम फैसलों को भी मंजूरी दी है। राहुल गांधी आज अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन के मौके पर आज सुबह राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका वाड्रा के साथ कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर राहुल गांधी का स्वागत किया। इसके बाद कांग्रेस दफ्तर में ही उनका बर्थडे केक काटा गया। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और दूसरे नेता मौजूद रहे। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में बड़ा हादसा टल गया। यहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली समेत बिना ड्राइवर के पहाड़ी के ढलान पर तेजी से दौड़ने लगा। ट्रैक्टर और ट्रॉली कुछ दूरी पर लगे तंबुओं के ठीक पास जाकर पलट गया। जिस तंबू के पास ट्रैक्टर पलटा उसमें कई श्रद्धालु रुके हुए थे जो तंबू से निकलकर भागते नजर आए। दिल्ली से दरभंगा जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट का एसी खराब होने से पैसेंजर परेशान हो गए। फ्लाइट के अंदर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पैसेंजर मैगजीन की मदद से हवा करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि चेक इन के बाद करीब 1 घंटे तक प्लेन का एसी बंद रहा, जबकि फ्लाइट के अंदर का तापमान करीब 40 डिग्री सेल्सियस था, जिसकी वजह से कई पैसेंजर्स की तबीयत भी बिगड़ गई। अगले महीने शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक्स से पहले वर्ल्ड चैंपियन नीरज चोपड़ा फॉर्म में होने के संकेत दे रहे हैं। नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में चल रहे पावो नूर्मी गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.97 मीटर की दूरी तक भाला फेंका, जो उनका बेस्ट थ्रो रहा। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जो काम करने से सब घबराते रहे। योगी ने यूपी में वो काम कैसे शुरू कर दिया। यूपी नतीजों के बाद सीएम योगी क्या मस्जिदें गिरवा रहे हैं, इस आरोप की सच्चाई क्या निकली, आज आपको वो भी दिखाऊंगा। कन्नौज से लेकर काशी तक योगी का बुलडोजर कहां कहां चलने वाला है। यूपी में फिर चुनाव होंगे, कहां कहां तैयारी शुरू हो गई है। अब सबसे पहले इसका चैप्टर। इलेक्शन रिजल्ट आए 3 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन यूपी की बात लगातार चल रही है। यूपी में जिस तरह के नतीजे आए उससे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की धमक पर कुछ असर पड़ेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने सारे विरोधियों को गलत साबित कर दिया। चुनाव नतीजों के बाद जिस तरह से सीएम योगी धड़ाधड़ एक्शन ले रहे हैं, उससे मैसेज क्लियर है कि योगी आदित्यनाथ वो नेता नहीं है जो बैकफुट पर चले जाएंगे। सारी अटकलों और अफवाहों पर फुल स्टॉप लगा चुके हैं। पीएम मोदी ने इशारों में यह भी बता दिया कि सीएम योगी जो कर रहे हैं वो ठीक है। उनको एक तरह से कंधे पर उन्होंने हाथ रखा, पीठ थपथपाई, और ये बार बार हो गया। यानी मैसेज क्लियर है कि भाई आप काम करते रहिए। और कल ही वाराणसी में पीएम मोदी और सीएम योगी एक साथ मंच पर दिखे भी। यानी यूपी में सब ठीक है।
और जो ठीक नहीं है उसे मुख्यमंत्री योगी ठीक करने में जुट गए। चाहे अतिक्रमण का मामला हो, अवैध निर्माण का मामला हो, वीआईपी कल्चर की बात हो या फिर अधिकारियों की लापरवाही हो, जितने भी लूज एंड पॉइंट्स थे ना, मतलब ढीले पड़े हुए मामले, सीएम योगी सबको टाइट कर रहे हैं कायदे से। जैसे सीएम योगी तो इस तरह से एक्शन में है कि यूपी में अब वो काम हो रहे हैं जिसके बारे में पहले की सरकारें सोचने से भी घबराती रहीं। लखनऊ में कुकरैल नदी के किनारे सालों से अतिक्रमण हो रहा था। धीरे धीरे कुकरैल नदी एक नाले में बदलती चली गई और उसके किनारे पर अकबर नगर नाम से बस्ती बन गई। पहले की सरकारों ने इस समस्या पर ध्यान ही नहीं दिया। भाई अकबर नगर बढ़ता चला गया, कोई देख नहीं रहा तो बढ़ रहे हैं। वोट बैंक और एक खास समुदाय के नाराज होने के डर से पहले की सरकारों ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन सीएम योगी ने बिना किसी डर के कोर्ट के आदेश को लागू करवाया। अकबर नगर में जितना भी अवैध निर्माण था, बॉस सब गिरा दिया है। अकबर नगर में सब सन्नाटा कर दिया है। आप देखिए, अकबर नगर में 10 दिन तक बुलडोजर अभियान चला। 10 दिन में अकबर नगर को पूरा समतल कर दिया। 1100 मकाने, 101 दुकानें सब तोड़ दी गई। अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन पर खूब हाय तौबा भी मचाई गई, राजनीति की गई। सीएम योगी पर आरोप लगाया गया कि मुसलमानों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। सीएम योगी इससे रुकने वाले हैं। उनके सामने कोर्ट का आदेश था, पूरा करवाना था, पूरा करके छोड़ा। अकबर नगर में मुसलमानों के साथ हिंदू भी रहते थे, उनके घरों पर भी बुलडोजर चला और जो लोग विस्थापित हुए उनको घर भी दिया जा रहा है। अकबर नगर में योगी सरकार ने जिस तरह से एक्शन लिया है उसकी तस्वीरें आप देखिए। कुकरैल नदी के किनारे अकबर नगर बसा हुआ था। अब कहां अकबर और कहां नगर, सब सन्नाटा हो गया है। किनारे भी नहीं बल्कि कुकरैल नदी को ही ये लोग अतिक्रमण करके नदी की जमीन पर इमारतें खड़ी कर दी थी। मामला कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि इस जगह को खाली कराना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ तो लगातार 10 दिन तक अकबर नगर में बुलडोजर की गूंज सुनाई देती रही। इधर लोग नैरेटिव सेट करते रहे, चिल्लाते रहे कि देखिए मुसलमान पे हो रहा है, मुसलमान। ये सब सुनने वाले हैं योगी। वहां हिंदू का घर भी था, मुसलमान का भी घर था, कोर्ट का आदेश था, चल गया बुलडोजर। 10 जून से शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन, अब जाकर खत्म हुआ और इस दौरान एक एक अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। लखनऊ नगर निगम, एलडीए और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अभियान पूरा कर लिया। आज अकबर नगर पूरी तरह से समतल हो गया है। अगले 10 दिन में यहां से मलबा भी हटा लिया जाएगा। एक बार अकबर नगर से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर बताता हूं कि अकबर नगर में सिर्फ मस्जिद तोड़ी गई वाले नैरेटिव की सच्चाई क्या है, इसके अलावा और क्या क्या वहां पर हो रहा है यूपी में, यह सब दिखाऊंगा। पहले जरा ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। अकबर नगर में चल रही यूपी के अब तक सबसे बड़े अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत धर्म स्थल को जमींदोज किया गया। बीती रात राज्य सरकार ने, लखनऊ जिला प्रशासन ने बैरिकेटिंग करके यहां पर आने वाले ट्रैफिक को रोक दिया और सबसे पहले जो 2 मस्जिद बनी थी उनको जमींदोज किया गया। सामने मलबा नजर आएगा, एक मदरसा भी इनके बगल में बना था, उस मदरसे को भी जमींदोज किया गया है। इसके अलावा क्योंकि यहां पर हिंदू परिवार भी रहा करते थे तो 3 मंदिर रोड किनारे बने हुए थे, उनको भी जमींदोज किया गया है। लेकिन उससे पहले जो मूर्तियां थी उन्हें दूसरी जगह स्थापित किया गया और उसके बाद मंदिरों को भी हटा दिया गया। कुल मिलाकर पूरा जो अकबर नगर फेज 1 और फेज 2 इलाका वो अब जमींदोज कर दिया गया है। जेसीबी लगभग 10 दिन चली और पूरे इलाके को अवैध अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया। राज्य सरकार की कोशिश थी कि जो बीती सरकारों की गलतियां रहीं, बीती सरकारों ने आंख मूंद कर कुकरेल नदी को नाले में तब्दील होने दिया, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, योजना बनाई गई। उसे धरातल पर उतारने के लिए एक पूरा प्लान हुआ कि यहां पर जो अवैध अतिक्रमण है उससे कैसे निजात मिले। मामला कोर्ट में भी गया, कोर्ट ने भी राज्य सरकार के पक्ष को सही मानते हुए इस पूरे इलाके को खाली करवाने के निर्देश दिया। ये तस्वीर जो कोई भी देख रहा है वो कह रहा है बॉस लॉ एंड ऑर्डर ऐसा ही होता है कि भाई आदेश हुआ तो आदेश हुआ, फिर ये नहीं कि कोई धरने पे बैठ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सब नहीं चलता यूपी में। अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन के दौरान किसी भी तरह का भेदभाव भी नहीं किया गया। अतिक्रमण करने वाले हिंदू थे तो उनके घर भी टूटे, उनकी दुकानें भी टूटी, मुसलमान थे तो उनकी भी टूटी, सभी पर एक्शन हुआ। अवैध तरीके से चाहे जो भी निर्माण हुआ हो, चाहे वो धार्मिक स्थल ही क्यों ना हो, किसी भी समुदाय का धार्मिक स्थल क्यों ना हो, उन पर बुलडोजर चला। जैसे अगर आप तस्वीर देखिए, अकबर नगर में कई मस्जिद और मदरसे बने हुए थे जो अवैध जगह पर बने हुए थे। बुलडोजर एक्शन के दौरान ऐसे अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। अकबर नगर में बने 4 मंजिला मदरसे को भी बुलडोजर से गिरा दिया गया। मस्जिद और मदरसे को गिराए जाने के दौरान वहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी।
बैरिकेडिंग करके पूरे इलाके को सुरक्षित किया गया और रात के समय मस्जिद और मदरसे को तोड़ दिया गया। इस दौरान पूरी कार्रवाई की रिकॉर्डिंग भी हो रही थी, क्योंकि पता है भाई कई लोग उसमें माहौल बना देंगे, तो हर चीज की रिकॉर्डिंग हुई है। अकबर नगर में जो एक्शन हो रहा है उसे कुछ लोग मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई बता रहे हैं। लखनऊ के मौलाना कौसर हयात ने कहा कि योगी सरकार मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है। जरा मौलाना को सुनिए, फिर आपको इस आरोप की सच्चाई भी बताऊंगा। कि गरीब जनता झोपड़ों में रह रही है, उसको सही जगह देना सरकार का काम है। आप बजाय इसके कि आप उसके झोपड़े वाले को सही जगह दें, आप उसके झोपड़े को अवैध कहकर आप उस पर बुलडोजर चला रहे हो। ये काम पूरी दुनिया में शायद नहीं हुआ, पहली मर्तबा सिर्फ ये योगी जी कर रहे हैं कि वो बिल्कुल कतई तौर पर एक तरफा तौर पर कार्रवाई करके मुस्लिम दुश्मनी का मुजाहिरा कर रहे हैं, खुली मुस्लिम दुश्मनी के मुसलमानों से दुश्मनी कर रहे हैं, मुसलमानों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं और ये चीजें और जगह भी चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं कि जहां जहां मुस्लिम आबादी है उनको अवैध कह दिया जाए। अवैध किसे कहते हैं? अवैध तो खुद उनका वजूद है। अब मौलाना जो बातें कह रहे हैं उसमें कई चीजें गलत कह रहे हैं। एक तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा अवैध है, ऐसा नहीं कि योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि नहीं अवैध हटाओ। सुप्रीम कोर्ट ने भी अवैध कहा है, तब जाकर एक्शन हो रहा है। दूसरा, मुसलमानों से बदले की बात कहां से आई जब हिंदुओं के घर पे भी एक्शन हुआ, उनकी दुकानों पर भी एक्शन हुआ। हर बात में विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए बॉस। और जो लोग कह रहे हैं कि गरीब का घर है, भाई उनको दूसरी जगह घर भी दिया जा रहा है। कोई आदमी अपने घर में अवैध कब्जा हो जाए ये स्वीकार करता है कि आपके घर में कोई गरीब है? आप कितने गरीबों को अपने घर में रहने देते हैं? नहीं रहने देते ना। कहते हैं गरीब हो तो गरीब हो, लेकिन मेरे घर में थोड़ी रहोगे यार, अपना घर बनाओ। मौलाना अपने घर में कितने गरीबों को रख रहे हैं? नहीं रख रहे हैं ना। लेकिन सरकारी जमीन पे गरीब कब्जा कर ले, उसको दूसरी जगह विस्थापित भी ना कीजिए, ये कौन सा नियम कायदा कानून है बॉस? मौलाना कौसर हयात जैसे लोग सिर्फ भड़काने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, क्योंकि अकबर नगर में यह नहीं देखा गया कि अवैध निर्माण किस समुदाय का है। अकबर नगर में मंदिर भी बने हुए थे, क्योंकि यहां मुसलमानों के साथ हिंदुओं की भी बड़ी आबादी रहती थी। मस्जिद के साथ साथ मंदिर भी तोड़े गए। अकबर नगर में जितने मंदिर थे उन्हें तोड़ दिया गया। मंदिर तोड़ने से पहले मूर्तियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया और उसके बाद मंदिर को गिरा दिया गया। यानी अकबर नगर में बिना भेदभाव के बुलडोजर चला है। अगर मुसलमानों के मकान तोड़े गए तो हिंदुओं के भी मकान तोड़े गए। अगर मदरसे गिराए गए तो अवैध निर्माण से बने हिंदू धार्मिक स्थल भी तोड़े गए। अफसोस यह होता है मुझे कि इस देश में हर चीज में एक तो करने वाला गैरकानूनी काम कर रहा है, लेकिन जो कानून का पालन करवा रहा है उसको हर चीज को तराजू पे रख के दिखाना पड़ता है कि देखिए मस्जिद टूटी है तो मंदिर भी तोड़े। अच्छा फिर ठीक। क्यों भाई? अगर मान लीजिए वहां पर सिर्फ मंदिर होता और अवैध जमीन पे बना होता तो नहीं तोड़ना चाहिए था क्या? उसके लिए कोई मस्जिद ढूंढ के तोड़नी चाहिए थी। सेम मस्जिद पे अप्लाई होता। अगर अवैध जगह पे बनी है तो क्या एक हिंदू का मंदिर टूटेगा तभी जाकर वो बराबरी मानी जाएगी? नहीं तो फिर वो अत्याचार माना जाएगा। क्या हिसाब इस देश में चल रहा है भाई? आपको यह भी बताता हूं कि अकबर नगर में अवैध निर्माण को तोड़ने के बाद आगे क्या होगा। अकबर नगर में कुकरेल रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। साबरमती रिवर फ्रंट की तरह इसे डेवलप किया जाएगा। यहां पर इको टूरिज्म हब तैयार होगा। देश का पहला नाइट सफारी बनाने का भी यहां पर प्लान है। नाइट सफारी में 54 प्रजाति के जानवर होंगे। नाइट सफारी में ट्रैम की भी सुविधा मिलेगी। लखनऊ जू को यहां पर शिफ्ट किया जा सकता है। आसपास के सारे तालाबों को जोड़ा जाएगा। नदी के किनारों पर अलग अलग थीम पर पार्क बनेंगे। कुकरेल रिवर फ्रंट में एडवेंचर एक्टिविटी भी होंगी। यानी कुल मिलाकर कुकरेल रिवर फ्रंट आने वाले समय में लखनऊ का सबसे हैपनिंग प्लेस होगा। यहां इको टूरिज्म का हब बनेगा और सबसे बड़ी बात यह कि कुकरेल नदी फिर से जीवित होगी तो इसका फायदा लखनऊ की ही गोमती नदी को भी मिलेगा। जरा एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि कन्नौज से लेकर काशी तक कहां कहां और बुलडोजर चलने वाला है। रिवर फ्रंट नाम से एक योजना बनाई गई है। नगर विकास विभाग उसको लीड करेगा और उसमें खूबसूरत तट होंगे, जो बाकी फैसिलिटी होती है पार्क वो होंगे, अच्छी लाइटें होंगी और इसमें शारदा कैनाल का पानी छोड़ा जाएगा जो सीधे जाकर गोमती नदी में मिल जाएगा। तो जो पुराना रूप था, पुराना आकार था, पुराना स्वरूप था, वो बहाल करने की कोशिश है। और अभी अगर आप देखेंगे इसे, देखिए अभी एकदम नदी को करीब 25 सालों से नाले में तब्दील हो गई है। पूरे शहर की जो गंदगी है वो इसी नदी में आती है और ये जो पानी है वो सीधे गोमती नदी में चला जाता है। तो गोमती नदी का जो रिवर फ्रंट योजना थी वो भी परवान नहीं चढ़ पा रही। अगर कुकरेल नदी में प्राण आ जाएंगे तो गोमती नदी भी अपने पुराने स्वरूप में बहाल हो सकेगी, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी था कि इस पूरे इलाके को खाली कराया जाए। पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है
और इस एक हफ्ते के भीतर पूरे जो इलाका है उसको समतल कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकबर नगर में ही अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सीएम योगी का बुलडोजर हर जगह अवैध निर्माण पर चल रहा है। जैसे कन्नौज में भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है। कन्नौज में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जमीन पर अवैध कब्जा करके दुकानें बना दी गई। यहां से नेशनल हाईवे 34 गुजरता है। एनएचएआई ने दुकानों को खाली करने के लिए कहा। जिन लोगों की दुकानें थी उनको मुआवजा भी दिया, लेकिन लोगों ने अवैध कब्जा नहीं छोड़ा। इसके खिलाफ एनएचएआई ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट से एनएचएआई के पक्ष में फैसला आया और फैसला आने के साथ ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। 5 थानों की पुलिस के साथ अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। एक एक करके दुकानों को गिरा दिया गया। पूरी कार्रवाई की ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई ताकि अगर कोई हंगामा करने की कोशिश करे तो उसे पकड़ा जा सके। कुल 12 दुकानों को बुलडोजर से गिराया गया है। इसी तरह से अब वाराणसी में भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है। वाराणसी के 80 इलाके में जगन्नाथ कॉरिडोर की योजना है और इसके लिए इलाके में कई घरों को तोड़ा जा सकता है। इसी साल फरवरी में एडीएम कोर्ट ने जगन्नाथ मंदिर के आसपास की 50 एकड़ जमीन को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया था। अब इसी इलाके में जगन्नाथ कॉरिडोर बनाने की योजना है, लेकिन समस्या यह है कि यहां पर सैकड़ों मकान हैं जिनको गिराए बिना कॉरिडोर बन नहीं सकता। इसलिए अब यहां बुलडोजर एक्शन की बात कही जा रही है। वाराणसी के 80 इलाके से एक रिपोर्ट देखिए, फिर बताता हूं कि कैसे सीएम योगी ने वीआईपी कल्चर के खिलाफ भी अभियान शुरू कर दिया है। वाराणसी के 80 के इलाके में भी जगन्नाथ कॉरिडोर को बनाने के नाम पर कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की ओर से 350 मकानों को चिन्हित किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है, आरोप के लग रहे हैं कि आने वाले दिनों में यहां पर भी कार्रवाई हो सकती है, यानी इस इलाके में भी बुलडोजर चल सकता है। ये पूरा इलाका 80 का जगन्नाथ कॉरिडोर के नाम पर डेवलप किया जाना है। यहाँ पर आप देखिए कि बड़े बड़े जो मकान हैं, रिहायशी मकान हैं, इनमें से कई ऐसे मकान हैं जो लंबे समय से बने हैं, यानी यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी लोग रहते हैं। इन लोगों का ये कहना है कि अब जगन्नाथ कॉरिडोर के नाम पर इनका आशियाना उजाड़ने की तैयारी की जा रही है और एसडीएम कोर्ट की ओर से बाकायदे एक फैसला भी दिया गया है जिसमें इस पूरी भूमि को सार्वजनिक भूमि घोषित किया गया है। सवाल इस बात का है कि आने वाले दिनों में क्या जगन्नाथ कॉरिडोर और 80 नदी के नाम पर इन जो स्थानीय लोग हैं, जो ये मकाने हैं, इनको जमींदोज किया जाएगा। इसी तरह से सीएम योगी ने अब प्रदेश में वीआईपी कल्चर के खिलाफ भी अभियान छेड़ दिया है। सीएम योगी काफी समय से वीआईपी कल्चर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो सीएम ने सख्त आदेश जारी कर दिया जिसका असर दिखने भी लगा है। बहराइच की ये तस्वीरें देखिए। यहां नायब तहसीलदार साहब प्राइवेट गाड़ी पर लाल बत्ती लगाकर रौब झाड़ते हुए जा रहे थे। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने नायब तहसीलदार की गाड़ी रोक दी कि रोकिए सर, फिर लाल बत्ती उतरवाई, 2500 रुपए का चालान काट दिया। यानी चाहे अधिकारी हो या आम आदमी, नियम सभी के लिए बराबर हैं। इसी तरह से देवरिया में भी वीआईपी कल्चर के खिलाफ अभियान चलाया गया। देवरिया में चेकिंग के दौरान पुलिस ने कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह की गाड़ी को रोक लिया। लोकसभा चुनाव में अखिलेश प्रताप सिंह देवरिया से चुनाव लड़े थे। उनकी गाड़ी पर हूटर लगा था जिसे पुलिस ने उतार दिया, लेकिन इस दौरान अखिलेश प्रताप सिंह पुलिस से ही उलझ पड़े। अखिलेश प्रताप सिंह काफी देर तक पुलिस से बहस करते रहे। पुलिस वालों से उनकी गाड़ी के कागज दिखाने की मांग करने लगे, जैसे अखिलेश प्रताप सिंह ये दिखाना चाह रहे थे कि कैसे हमारी गाड़ी को रोका और हूटर उतरवा दिया जी, चलो अपनी भी गाड़ी के पेपर दिखा। इसी वीआईपी कल्चर को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से खत्म करना चाहते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 13 जून को अधिकारियों के साथ बैठक में वीआईपी कल्चर खत्म करने को लेकर आदेश दिए। सीएम योगी कैटेगोरिकली कह चुके थे कि सरकारी गाड़ी हो, प्राइवेट गाड़ी हो, किसी पर भी हूटर या प्रेशर हॉर्न नहीं होना चाहिए। वीआईपी काफिले में भी सबसे आगे वाली गाड़ी में ही हूटर होगा, वो भी तय ध्वनि सीमा में बजेगा। जिन गाड़ियों के शीशों पर ब्लैक फिल्म है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। प्राइवेट गाड़ियों पर लाल या नीली बत्ती लगाने वालों पर भी एक्शन होगा। सीएम योगी के इस आदेश के बाद लखनऊ समेत कई शहरों में वीआईपी कल्चर के खिलाफ अभियान शुरू हो गया। लखनऊ में तो कई बीजेपी नेताओं के साथ साथ विपक्षी नेताओं की गाड़ियों से भी हूटर और ब्लैक फिल्म हटाई गई। यानी आदेश क्लियर है, चाहे कोई हो, किसी पार्टी का हो, सभी को नियमों के अनुसार ही चलना होगा बॉस। यानी मुख्यमंत्री योगी प्रशासन के स्तर पर फुल एक्टिव है, साथ ही आने वाले चुनावों के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि यूपी में 10 सीटों पर अब उपचुनाव होने वाले हैं। इनमें से 9 विधानसभा सीटों पर जो मौजूदा विधायक थे अब वो सांसद बन गए, इसलिए वहां उपचुनाव होगा। जबकि कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा हो गई। अब आप ये देखिए कि इन सीटों पर फिलहाल क्या समीकरण है, कौन मजबूत है, कौन कमजोर है और क्या हो सकता है।
जैसे गाजियाबाद की सीट है विधानसभा की, यहां से विधायक अतुल गर्ग अब गाजियाबाद के सांसद बन गए, तो यह सीट खाली हो गई। अपनी विधानसभा सीट पर अतुल गर्ग करीब 70,000 वोट से आगे थे। फूलपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक प्रवीण पटेल सांसद बन गए, लेकिन प्रवीण पटेल अपनी ही विधानसभा में 18,000 वोट से पीछे चल रहे थे। मिल्कीपुर विधानसभा सीट से सपा विधायक अवधेश प्रसाद अब फैजाबाद से सांसद बन गए। अवधेश प्रसाद को अपनी विधानसभा सीट पर बढ़त मिली हुई। करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव विधायक थे, जो अब कन्नौज से सांसद बन गए। लोकसभा चुनाव में यहां से समाजवादी पार्टी को तगड़ी बढ़त मिली। कुंदरकी विधानसभा सीट से सपा के जियाउर रहमान बर्क विधायक थे, जो अब संभल से सांसद हैं। कुंदरकी में समाजवादी पार्टी 60,000 वोट से आगे थी। मझवा विधानसभा सीट निषाद पार्टी के विनोद बिंद विधायक थे, जो अब भदोही से सांसद हैं। मझवा विधानसभा में बीजेपी के सहयोगी अपना दल को बढ़त मिली हुई। मीरापुर विधानसभा सीट से आरएलडी के चंदन चौहान विधायक थे, जो अब बिजनौर से सांसद हो गए। लोकसभा चुनाव के दौरान ये जो मीरापुर का इलाका है, यहां आरएलडी को बढ़त मिली हुई थी। कटेहरी विधानसभा सीट सपा के लालजी वर्मा विधायक थे, जो अब सांसद हो गए। कटेहरी में लालजी वर्मा को 17,000 वोट की लीड मिली हुई। खैर विधानसभा से बीजेपी के अनूप प्रधान विधायक थे, खैर विधानसभा से, जो अब हाथरस से सांसद है। लोकसभा चुनाव में खैर इलाके में बीजेपी को बढ़त। यानी इस तरह से देखें तो 9 सीटों में 4 पर लोकसभा चुनाव के हिसाब से बीजेपी और उनके सहयोगी दल आगे थे, जबकि 5 सीटों पर इंडी गठबंधन आगे थे। इस हिसाब से बीजेपी के लिए अब चैलेंज यूपी में बढ़ गया है कि वो अखिलेश यादव और उनके चुनावी समीकरण का काट कैसे निकालेगी और उपचुनाव में क्या उसका पासा पलटेगा या नहीं। इधर अखिलेश यादव भी तैयारी में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों को यानी पीडीए का मुद्दा उठाया था और उनको कामयाबी भी मिली। अखिलेश यादव अब पीडीए पॉलिटिक्स को यूपी में एकदम ग्राउंड लेवल पर उतारने की प्लानिंग कर रहे हैं और इसकी शुरुआत विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से कर सकते हैं। अखिलेश के इस्तीफे के बाद नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है। चर्चा है कि अखिलेश किसी अति पिछड़े या फिर दलित को नेता प्रतिपक्ष बना सकते हैं। इसके अलावा अखिलेश की योजना है कि यूपी के हर जिले में पीडीए पंचायत लगाई जाए, पीडीए में आने वाली जातियों को एकजुट किया जाए, पीडीए को उनके अधिकारों के बारे में बताया जाए, उपचुनाव में भी पीडीए के तहत प्रत्याशी चुने जाएं। अखिलेश ने पीडीए के फॉर्मूले के तहत लोकसभा चुनाव में 17 दलित और 30 ओबीसी कैंडिडेट्स को टिकट दिया था, जिसमें से 20 ओबीसी और 8 दलित जीत भी गए। अखिलेश ने 5 यादव और 4 मुसलमानों को टिकट दिया था और ये सभी लोग जीत गए। इस तरह से पीडीए फॉर्मूला लगाकर अखिलेश ने यूपी में 37 सीटें जीती। तो भाई जब रिजल्ट आया है तो उसको क्यों छोड़ेंगे उस फॉर्मूले को। तो अखिलेश यादव उसको और ग्राउंड पर मजबूत करने में लग गए। लोकसभा चुनाव में यूपी की 37 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद अब अखिलेश यादव कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों पर एक्शन की भी तैयारी चल रही है। इसी साल फरवरी में राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। अब इन विधायकों की सदस्यता खत्म करने के लिए विधानसभा स्पीकर से डिमांड की जा सकती है। ये विधायक थे रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट से मनोज पांडे, अंबेडकर नगर की जलालपुर विधानसभा सीट से राकेश पांडे, अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट से अभय सिंह, अमेठी की गौरीगंज विधानसभा सीट से राकेश प्रताप सिंह, जालौन की कालपी विधानसभा सीट से विनोद चतुर्वेदी और कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से पूजा पाल चायल। अब अगर इन सभी विधायकों की सदस्यता जाती है तो इन सभी सीटों पर भी उपचुनाव होंगे। अखिलेश यादव जल्दी ही इन सभी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि जनता इन सभी विधायकों का हिसाब करेगी। यानी यूपी में अभी बहुत हलचल हो रही है, बहुत हलचल होने वाली है और यूपी की पॉलिटिक्स जबरदस्त मोड़ ले चुकी है। कश्मीर में मोदी का वो काम जो दुनिया का 8वां अजूबा बताया जा रहा है। कश्मीर में वो हुआ काम जिसने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। अब उसका चल कहने के लिए नरेंद्र मोदी के विरोधी कुछ भी कहते रहे, लेकिन सच यही है कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने ऐसे ऐसे काम कर दिए जिन कामों को हाथ लगाने की कोई हिम्मत नहीं दिखाता था। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स इन 10 साल में डिलीवर हुए हैं बॉस, शुरू नहीं डिलीवर हुए हैं, जिन्हें पूरा करना ही नामुमकिन लगता था। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है वाली बात ऐसे ही नहीं कही गई। कश्मीर में पीएम मोदी ने वो काम कर दिया जो दुनिया का 8वां अजूबा कहा जा रहा है। यह वो काम है जिसने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। जम्मू कश्मीर में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। यह कश्मीर का चिनाब रेलवे ब्रिज प्रोजेक्ट है जो दुनिया का, ध्यान से सुनिए, दुनिया का
सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। यह रेलवे ब्रिज न सिर्फ बनकर तैयार है, बल्कि इस पर ट्रेन भी दौड़ाकर देख लिया गया है और इसका टेस्ट कर लिया गया। चिनाब रेलवे ब्रिज कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने के लिए तैयार हुआ है। पुल की मजबूती को परखने के लिए इस पर पिछले 1 साल से ट्रायल रन चल रहा था, लेकिन पहली बार इस पुल के ऊपर से ट्रेन का ट्रायल हुआ। पहली ट्रायल ट्रेन जम्मू के रामबन में संगलदान से निकली और चिनाब ब्रिज के ऊपर से गुजरती हुई रियासी तक पहुंची। दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे ब्रिज USBRL यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का सबसे मुश्किल हिस्सा है। आप सोचिए बॉस, कहां पे बना हुआ है, जिसके निर्माण पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी कि देखे जरा इंडिया कैसे करता है। करके दिखा दिया बॉस। इंजीनियर्स ने इस मुश्किल को पूरा कर पूरी दुनिया में भारत का लोहा मनवा दिया। चिनाब नदी के ऊपर बने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल की खासियत सुनिए जरा, फिर वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। चिनाब रेलवे ब्रिज की लंबाई 1315 मीटर है और इस पुल के आर्क यानी गोलाई के लिए हुए हिस्से की लंबाई करीब 485 मीटर है, जबकि नदी की सतह से इस पुल की ऊंचाई 359 मीटर है। यह पुल एफिल टावर से भी करीब 35 मीटर ऊंचा है। वो एफिल टावर पे जाते हैं ना फोटो खिंचाने, और एफिल टावर भैया उससे 35 मीटर ऊंचा ब्रिज बन गया है भारत रेलवे ब्रिज। और कुतुब मीनार से तो करीब 5 गुना ज्यादा ऊंचा। 5 कुतुब मीनार लगाइएगा तब जाके उस पर चढ़िएगा, तब जाके इस ब्रिज पे, रेलवे ब्रिज पे पहुंच पाइएगा। इस पुल के निर्माण में करीब 30,000 मीट्रिक टन स्टील का तो इस्तेमाल हुआ है। चिनाब ब्रिज में कुल मिलाकर 18 पिलर्स हैं। सबसे ऊंचा कंक्रीट पिलर करीब 49 मीटर ऊंचा है और सबसे ऊंचा स्टील का पिलर करीब 130 मीटर ऊंचा है। इस ब्रिज को इतना मजबूत बनाया गया है कि रिक्टर पैमाने पर 8 की तीव्रता वाला भी भूकंप आ गया ना, तो वो भी सलाम ठोक के चला जाएगा कि क्या बना दिए बॉस आप लोग। यह पुल को 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं को भी आसानी से झेलने की ताकत दी गई। यही नहीं, चिनाब रेलवे ब्रिज देश का पहला ऐसा पुल है जिसे DRDO की मदद से ब्लास्ट लोड के लिए भी डिजाइन किया गया है। करीब 40 किलोग्राम विस्फोटक से ब्लास्ट होने पर भी इस पुल पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा, झाड़ देगा पुल के। हट, इतने में नहीं होता मेरा कुछ। चिनाब रेलवे ब्रिज को तैयार करने में करीब 1400 करोड़ की लागत आई है और अगले 120 साल तक इस पुल से ट्रेन गुजारते रहिए। 120 साल, कई पीढ़ियां निकल जाएंगे, वो कहेंगे अरे गजब बनाया बॉस। और अब तो चिनाब रेलवे ब्रिज पर पैसेंजर ट्रेन शुरू होने का भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर के रियासी में ग्राउंड जीरो से जहां यह ब्रिज बना है, रेलवे ब्रिज, हमारे सहयोगी की जरा रिपोर्ट देखिए। बतौर भारतीय आपका दिल गदगद हो जाएगा बॉस, क्या ही इस देश में हो रहा है। फिर आपको इसके फायदे भी बताता हूं। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है। अब कुछ ही दिनों में यहां से रेल गुजरती हुई आपको वादी कश्मीर की ओर ले जाएगी। ये कहना गलत ना होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी का जो सपना था पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे पीछे जो आप पुल देख रहे हैं, ये इस समय मैं कहूंगा कि ऑर्डिनरी कोई पुल नहीं है। ये हाईएस्ट ब्रिज, रेलवे ब्रिज माना जाता है पूरी दुनिया का। और ये ब्रिज जो है आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। और इस ब्रिज को बनाने में आप देखिए, इंजीनियर्स को दिन रात काम करना पड़ा, कई वर्ष लग गए इस पुल को बनाने में, जिसमें 28,000 टन के करीब जो है स्टील रॉड यूज की गई है। और ये स्टील का मतलब यह है कि यानी कि अगर यहाँ पे भूकंप आ जाए, 8 पॉइंट से भी ज्यादा रिक्टर स्केल पे अगर भूकंप हो, तो तब भी इस पुल को कोई असर नहीं होगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि 1800 के करीब जो है केबल और रॉड्स, 18,000 के करीब जो केबल और रॉड्स यूज की गई हैं। यानी कि इस केबल और रॉड का मतलब यह है कि यहाँ पे जो है हवा काफी तेज चलती है। अगर विंड की वेलोसिटी 360 किलोमीटर प्रति रफ्तार से भी चल रही होगी, तो इस पुल की स्टेबिलिटी को कोई असर नहीं होने वाला। यानी कि ट्रेन यहां से आराम से गुजर जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इस ट्रेन की बात करें तो 8वां वंडर होगा दुनिया का, क्योंकि इंजीनियरिंग मार्वल है। चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के तैयार होने के पाकिस्तान और चीन की टेंशन बढ़ गई। और इसकी वजह भी आपको बताता हूं। यह पुल जिस जगह पर बना है उसकी LOC से दूरी सिर्फ 65 किलोमीटर है। और इस पुल के चालू होने के बाद पूरे देश से कश्मीर और लद्दाख रीजन में भारतीय सैनिक और हथियार भेजना अब बहुत आसान हो जाएगा। पहले रोड कनेक्टिविटी भारी बर्फबारी शुरू होने के बाद बंद हो जाती थी भाई, सड़क से भेजने में टाइम भी लगता था। अब इस ब्रिज की वजह से पूरे कश्मीर और लद्दाख इलाके में 365 दिन कनेक्टिविटी होगी। अब पाकिस्तान का होश उड़ा हुआ है। 365 दिन कनेक्टिविटी की वजह से कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की पाकिस्तान की कोशिशों को तगड़ा झटका लगेगा। इससे पूरे इलाके में विकास की रफ्तार को भी तेजी मिलेगी, क्योंकि जरूरी सामान और लोकल प्रोडक्ट्स की ढुलाई आसान हो जाएगी।
कश्मीर घाटी में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे लोकल्स के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। फिलहाल इस ब्रिज के आसपास के इलाके में 73 गांव ऐसे हैं जहां केवल रोड या नाव से कनेक्टिविटी। चिनाब रेलवे ब्रिज के चालू होने के बाद तो इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस तो होगा ही, लेकिन पिछले 20 सालों में पुल के निर्माण के दौरान भी इलाके के लोगों की जिंदगी में कई बदलाव आए। उन्हें पुल के निर्माण में उन्हें रोजगार तो मिलेगा ही या मिला ही है। अब इसके चालू होने के बाद उन्हें अपनी जिंदगी और आसान होने की उम्मीद जगी। इसलिए इलाके के लोगों को भी बेसब्री से चिनाब रेलवे ब्रिज खुलने का इंतजार है। सुनिए कश्मीर के लोकल लोग क्या बोल रहे हैं, फिर आपको यह बताता हूं कि कैसी कैसी ट्रेनें इस पर दौड़ेंगी और आगे क्या होगा। देखिए सर, हमारे लिए यही बदलाव आया कि आपको पता है सर, जब वंदे भारत कटरा से श्रीनगर जाएगी तो हम 2 घंटे में वहां पहुंचे होंगे, नहीं तो ऐसे 8 घंटे 10 घंटे लगते हैं हमारे लिए। और जहां पर रोजगार भी मिला है, हम लोगों ने 15-20 साल जहां के स्थानीय लोगों ने, युवाओं ने काम किया है, वो अपने पैरों पे के ऊपर अब खड़े हो चुके हैं। और अब प्रधानमंत्री आके से हरी झंडी, कितना इंतजार है आपको उस पल का? देखिए सर, प्रधानमंत्री उनकी ही जो है वो देन है कि ये 2014 के बाद उन्होंने इस काम को पूरी निगरानी रखी। पिछले साल जहाँ पे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी इस ब्रिज पर आए थे, उन्होंने जहाँ पर पूरा उन्होंने देखा, फिर देख के वो जहाँ से गए हैं। हम रेलवे मंत्री का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस बक्कल, इस जैसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम सभी जो लोग हैं वो बड़े उत्साहित हैं। हम उनका इंतजार कर रहे हैं वो कब जहाँ आए और जहाँ से रेल को वो हरी झंडी दें। अच्छा, स्टेशन का नाम है बक्कल। अच्छा, कई लोगों ने तो वो सुना था, राकेश टिकैत कहते थे बक्कल उतार देंगे। अब ये ट्रेन कहेगी हम आपको बक्कल पर उतार देंगे। खैर, ये मजाक की बात हुई। चिनाब रेलवे ब्रिज पर जल्दी वंदे भारत जैसी ट्रेनें भी दौड़ती नजर आएंगी। इस पुल का निर्माण अगस्त 2022 में ही पूरा हो गया था। इसके बाद पुल के ऊपर ट्रैक बिछाने का काम शुरू किया गया और इस काम को भी 1 साल से पहले यानी मार्च 2023 तक पूरा कर लिया गया, जिसके बाद ट्रायल रन शुरू होने से पहले खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी चिनाब रेलवे ब्रिज पर पहुंचे और उन्होंने पूरे काम का निरीक्षण किया। इसके बाद पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चिनाब रेलवे ब्रिज के पास तिरंगा भी फहराया गया। असल में चिनाब रेलवे ब्रिज जिस USBRL यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, उसका मकसद कश्मीर को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ना है। इस परियोजना के तहत करीब 37,000 करोड़ की लागत से कुल 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को तैयार करना है। यह रेलवे लाइन उधमपुर से कटरा, बनिहाल, काजीगुंड, श्रीनगर होते हुए बारामूला पहुंचेगी। अलग अलग फेज में 209 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई जा चुकी है। इस साल के अंत तक रियासी को कटरा से जोड़ने वाली आखिरी रेलवे लाइन का भी काम पूरा होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट के तहत जहां चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज और दूसरे पुल बनाए गए हैं, तो 38 जगहों पर टनल भी तैयार किए गए। ऐसा ही एक टनल रियासी से चिनाब रेलवे ब्रिज होते हुए संगलदान तक पहुंचने वाले रूट पर भी तैयार हुआ है। इस टनल पर भी ट्रायल रन किया जा रहा है। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर बताता हूं कि चिनाब ब्रिज ने कैसे चीन को भारत से पीछे कर दिया। ये देखिए, ये जो टनल है ये 5 किलोमीटर से ज्यादा है, मतलब 6 किलोमीटर के करीब है। ये टनल लंबा टनल है, इसमें पूरी इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है। आप देखिए, और यहाँ पे लगातार इस समय जो ट्रायल ट्रेन है वो पूरी इंस्पेक्शन कर रही है, वो मूवमेंट कर रही है रियासी से संगलदान, ताकि किसी भी किस्म की कोई कोताही ना हो, क्योंकि इसमें 0.1% की कोताही का भी चांस नहीं रहता। इसीलिए लगातार पहले इसका जो है इंस्पेक्शन किया जाता है, ट्रायल रन किया जाता है, उसके बाद फिर यहाँ पे कमिश्नर आते हैं, फिर वो इंस्पेक्ट करते हैं, उसके बाद हरी झंडी दिखाई जाती है और उसके बाद हमारे यहाँ पे VVIP आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ से रेल को हरी झंडी दिखाते हुए कश्मीर की ओर मूवमेंट करवा देंगे। और इसी पल का इंतजार था। फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब कुछ ही दिनों की बात है जब लोगों के चेहरे एक बार फिर से हंसते मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। चिनाब रेलवे ब्रिज के निर्माण से पहले दुनिया चीन के बेईपान जियांग पुल को अजूबा मानती है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआ करता था। चीन ने गाड़ियों की आवाजाही के लिए इस पुल को बनाया। इस पुल की ऊंचाई करीब 565 मीटर है। ये देखिए, उस पुल की तस्वीर दिखा रहा हूं। लेकिन चिनाब रेलवे ब्रिज की खूबसूरती और इसकी दूसरी खूबियों ने कई पैमानों पर चीन की तकनीक को भी पीछे छोड़ दिया। चिनाब नदी पर बना यह रेलवे पुल कश्मीर में विकास की रफ्तार का भी बड़ा प्रतीक माना जा रहा है। यानी जो लोग कहते थे कि 370 हटने से क्या होगा, क्या से क्या हुआ है, वो आपको कई मायनों में दिखा, इलेक्शन में दिखा जब लोगों ने बड़ी संख्या में बाहर आकर वोट किया। और कश्मीर में जो बदलाव है उसकी एक और बानगी है ये। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।